हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी अनमोल। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा शेयरचैट की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। लाइक दीज प्रॉब्लम्स वर आस्क्ड इन द ऑनलाइन असेसमेंट एंड रिसेंटली माय फ्रेंड अपीयर्ड फॉर द प्रोसेस, so he sent me those questions, and the problems in the that was asked to him, like they were very repetitive, like they were asked in various other companies such as Amazon, Flipkart also. So yeah, let's get started. And before starting, like if you're new to this channel, then subscribe the channel and hit the bell icon so that you get notified every time whenever I post this new video. So let us move towards the first problem. So this first problem, like this was asked in this ShareChat, and also like it was asked in Amazon FT. Like I was seeing some interview experiences, so it was asked there also. So basically इसमें क्या दे रखा है, like you are given a matrix X of size m cross m, और आपको first topmost point जो left topmost point of the matrix से right bottommost point of the matrix पे जाना है. और अगर आप किसी point पर हो, so you could move to the value stored of that point in the matrix. So I plus that value comma j, or I comma that value plus j, and you cannot move outside the matrix, that's obvious. And you have to determine the minimum numbers of jumps, and constraints are like your n and m are lying in the range of 10 to the power 3, and these are some of the examples. So सबसे पहले हमें प्रॉब्लम देखते ही मिनिमम दिखता है यहाँ पर. So in general, like the problems which have minimum return in them, we tend to use breadth first search. And मेरे पास बहुत लोगों के messages आते हैं Telegram group पर. So like they are very much confused, like where to apply this DFS and where to apply this breadth first search. So my simple explanation to this is, like, let us assume your graph is something like this. एंड ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, एंड ऑल दीज एजेस आर वेटेड एज 1, एंड यू हैव टू टेल लाइक कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक का क्या मिनिमम पाथ होगा. सो डीएफएस में क्या होता है कि आप एक ही डायरेक्शन में मूव करते चले आते हो. लाइक आप इस डायरेक्शन में गए, देन इस डायरेक्शन में चले गए, और आप इस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे, और इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में. बट जो भी आपका पहले डिस्कवर हो जाएगा जो पाथ, वही आपका आंसर हो जाएगा. तो वो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और यहाँ वाले केस में 2 भी हो सकता है. तो अगर 2 रिटर्न हो रहा है तो ठीक है, बट 3 भी रिटर्न हो सकता है. सो इन दैट केस योर आंसर वुड बी रॉन्ग. सो इस वजह से डीएफएस मिनिमम पाथ फाइंड करने के लिए नहीं यूज होता है. डीएफएस जनरली यूज होता है कि हमें ये बताना होता है कि पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है किन्हीं दो नोड्स के बीच में. सो ऐसी केसेस, लाइक देयर आर वेरियस केसेस, various other cases also, but in general, like DFS is used in that scenarios, and BFS is used for finding this minimum cost or minimum kind of things. तो इस प्रॉब्लम में, like as I told, कि हम BFS यूज करेंगे. So now let me explain you through code like what I am going to do. So first I'll take this input of this matrix. Let us now make this matrix also. So let us take its name to be matrix. और मैं यहाँ पर इनमें इसके एलिमेंट्स को इनपुट करा लूंगा. अब BFS के लिए हमें क्यू डिक्लेयर करना होता है, राइट. सो मैं क्यू में एक तो पेयर अपना IJ का कंसिडर करूंगा कि कौन सी रो का और कौन सी कॉलम का मेरा एलिमेंट है ये, और मैं एक वैल्यू स्टोर करके रखूंगा कि अभी तक मेरी वैल्यू कितनी है. तो ये मैं एक क्यू में स्टोर करूंगा. एंड मैं इनिशियली 0 पे हूँ. सो इनिशियली आई एम एट 1,1 टू बी वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज लाइक it's 1,1. So I'll push this initial into this queue. मैं queue में ये push कर दूंगा.
एंड विद जीरो कॉस्ट। ये तो मेरा जीरो से जीरो मिनिमम, मतलब बिना एक भी जंप के मैं इसको विजिट कर लूंगा। सो इसलिए मैंने ये जीरो पुश कर दिया। ये वाली सेकंड टपल मेरा ये बताएगा कि कितनी जंप्स अभी तक हो गई हैं। एंड आई विल ऑल्सो मेंटेन दिस विजिटेड मैप ऑल्सो, ताकि मैं लूप में ना फंसूं। एंड ये मैं तब तक करूंगा जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। सो अब मैं क्यू के अंदर से पॉप करूंगा। आप एक माइक्रो भी बना सकते थे इसका, बट ठीक है, आई एम डूइंग इट इन दिस वे। एंड देन व्हाट आई विल डू, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं ये चेक करूंगा कि ये जो मैंने एलिमेंट पॉप किया है क्या ये मेरा डेस्टिनेशन के इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इफ डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू एम एंड ए डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड इज इक्वल टू एम, तो उस केस में मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, अपनी नंबर ऑफ जंप्स जो अभी तक हैं। सो इन दैट केस मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो एलिमेंट है ए डॉट फर्स्ट ये मेरा आई रखेगा कि मैं कौन सी रो पे हूँ, ए डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड ये रखेगा कौन से कॉलम पे हो, और ये थर्ड वाला जो वैल्यू है ये मैं रखूंगा कि मेरी कितनी जंप्स हुई हैं इस नोड तक पहुंचने के लिए फ्रॉम स्टार्टिंग, राइट। तो अब अगर यहाँ तक क्लियर है, तो जैसा कि मेरे को प्रॉब्लम में दे रखा है कि मैं ith नोड आई कॉमा जे से आई प्लस एक्स आई जे और आई कॉमा एक्स आई जे प्लस जे, मैं इन दो नोड्स पे जा सकता हूँ। तो मैं उस पर मूव करने का ट्राई करता हूँ। तो इफ ए डॉट फर्स्ट प्लस वेयर आई विल मूव टू दिस, let me make it a shorter name. So current I is a dot first and current j is a dot first dot second. And current I, current j। अब मैं चेक करूंगा कि ये मेरा मैट्रिक्स से बाहर तो नहीं जा रहा I, तो मैं उसके लिए चेक करूंगा इफ इट्स लेस देन इक्वल टू n, तो तभी और मैं ये भी चेक करूंगा कि ये मेरा विजिटेड तो नहीं है पहले से। अगर ये विजिटेड होगा तो कोई पॉइंट नहीं बनता वापस उसी नोड को विजिट करने का, मैं लूप में फंस जाऊंगा। तो अगर दोनों केसेस में नहीं है तो मैं उसे क्यू के अंदर भी डाल दूंगा, विजिटेड के अंदर भी डाल दूंगा। एंड मेरी जंप्स थी वाज ए डॉट सेकेंड, राइट। सो ये मेरी जंप्स थी। तो अब इस पे पहुंचने के लिए मेरे को एक जंप लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाला मेरा फर्स्ट केस के लिए हो गया जिसमें मैं आई प्लस एक्स आई जे कॉमा जे पर जा रहा था, और दूसरे वाले केस के लिए बहुत सिंपली मैं ये चेंज कर दूंगा, इज लेस देन इक्वल टू एम, क्योंकि एम बाहर हो जाएगा ना फिर एम से बाहर। तो रोज के लिए तो एन था और कॉलम्स के लिए एम था। सो आई विल मूव इट हियर एंड आई विल मूव इट सो दिस इज डन। एंड इन केस अगर मेरा पाथ पॉसिबल ही नहीं है तो मैं यहाँ पर सी आउट कर दूंगा। like what I'll do, like I'll set this temp as true and not temp, like take my answer is equal to -1 if in case my answer would be equal to jumps, and I'll break out of this loop। और अगर मेरा आंसर एंड यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सी आउट कर दूंगा आंसर। दिस इज वॉट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस एंड टू डू इन दिस प्रॉब्लम। सो नाउ लेट अस रन इट।
Okay, I haven't commented out. Okay, let me run some of the test cases. NS2, I think like there is an issue. What is the issue is like it should be CI, because like the indexing would be 0 0, so this would lead to some segmentation fault, right? So that is why for accessing the indexes I'll do this inside my matrix. So जहां जहां पर भी मैट्रिक्स है वहां पर मैं CI-1 और CJ-1 करूंगा, ताकि क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, राइट, वन बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं है, तो वो मेरा एरर दे देगा. सो या, सो लेट मी डू दिस NS2 3 and 4 1 3 1 2 and 1. So as expected the answer comes out to be -1. अब अगले केस के लिए 3 3 2 1 2 1 1 1 2. Similarly for the next test case, so 1 1 2 1 1 1 2 1 1. Yeah, so it's working perfectly fine. So अब मैं एक टेस्ट केस मैन्युअली रन करके दिखा देता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है. सो बेसिकली हम ये वाला टेस्ट केस ले लेते हैं 3 3 and 2 1 2 1 1 1 and 1 1 1. ये मेरी मैट्रिक्स है X. तो इनिशियली मैं क्या पुश करूंगा, मैं ये वाला नोड पुश कर दूंगा अपने क्यू में. ये मेरा क्यू है, तो क्यू के अंदर मैं क्या डालूंगा, 0 नॉट 0, मैंने इंडेक्सिंग तो 1,1 की है, बस हमारी मैट्रिक्स में नहीं है वो इंडेक्सिंग, और यहाँ पे 0, ये मेरा क्यू के अंदर डल जाएगा. इनिशियली सिर्फ ये होगा, और विजिटेड के अंदर हमारा ये होगा, दिस इज माई विजिटेड, ये विजिट हो चुका है. अब मैं क्यू के अंदर से पॉप करूंगा, ठीक है. मैं चेक करूंगा कि ये 1 and 1 मेरी n, m को पॉइंट तो नहीं कर रहे, तो वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि n और m मेरे 3 3 हैं. तो उस केस में ये क्या करेगा कि अब ये नेक्स्ट कॉल करेगा, नेक्स्ट पॉसिबल केसेस पे विजिट करेगा कि मैं इस नोड से कौन कौन से नोड्स पे जा सकता हूँ. तो एज ये 2 है, सो दिस इज 1 1, सो अब मैं जा सकता हूँ 3,1 और 1,3, एंड दोनों ही इस मैट्रिक्स के अंदर है. तो या तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ या मैं यहाँ पर जा सकता हूँ. तो ये दोनों नोड्स को पुश कर देगा क्यू के अंदर और इस नोड को पॉप कर देगा, राइट. तो अब ये पॉप हो जाएगा, तो उसके बाद ये 2 नोड्स पुश हो जाएंगे मेरे क्यू के अंदर. अब मैं जंप्स को 1, यहाँ पर तो 0 जंप्स में पहुंच रहा था, मैं यहाँ पर 1 जंप में पहुंचूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जंप्स +1 किया हुआ है. सो राइट, सो अब मैं क्या पुश करूंगा, 1 3 1 and 1 3 3 1 1. bear my handwriting, and visited के अंदर 1 3 और 3 1 दोनों आ चुके हैं. अब मैं पहले 1 3 पे जाता हूँ, 1 3 ये वाला नोड है, राइट. तो अब मैं इस पे चले जाऊंगा. अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं. 1 3 जो है वो मेरा 3 3 के इक्वल नहीं है, ये जो मेरी जहाँ मुझे जाना है. तो अब मैं इससे पॉसिबल कौन कौन से नोड्स पे जा सकता हूँ वो विजिट करूंगा. तो या तो मैं इस वाले नोड पे जा सकता हूँ बिकॉज ये 2 है, और 1 3 + 2 यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, तो 3 3 और 1 5, ये तो मैं मैट्रिक्स के बाहर ही पहुंच जाऊंगा, तो ये तो नहीं होगा, सिर्फ ये वाला केस बचता है 3 3. तो अब मैं 3 3 पुश कर दूंगा और मैं अपनी जंप्स को 1 से बढ़ा दूंगा और इसको पॉप कर दूंगा, ठीक है. अब ये वाला भी मैं ऐसे ही विजिट करूंगा, ठीक है. तो अब इसको भी मैं विजिट करूंगा, तो यहाँ पे कुछ आएगा, उससे मैटर नहीं करता. फिर जब इस वाले नोड पे आप आओगे तो यू कुड सी लाइक यहाँ पे सोर्स और डिस्क, यहाँ पर आपका ये 3 3 पहुंच गया है, तो यहाँ पर आप जंप्स को 2 रिटर्न कर दोगे, और यही हमारा आंसर है. सो ये बहुत ही बेसिक सी एल्गोरिथम, बेसिक सा क्वेश्चन था, और कंस्ट्रेंट्स हमारे 10⁻³ है. सो हम हर नोड को मैक्सिमम, मतलब हर नोड पे एक ही बार जाएंगे. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी हमारी, राइट. क्योंकि हम मैक्सिमम n नोड्स को निकालेंगे, n नोड्स को ही डालेंगे
एक वर्स्ट केस में, सो इट वुड बी ऑर्डर ऑफ n. सो यही है इस क्वेश्चन में. सो like if you have done lead code, so it would be very easy to solve this problem out in this online assessment. So now let's move towards the second question. So second question is related to arrays, and like as I did some research, so I found like this was asked in Flipkart intern online assessment round, and share chat में तो पूछा ही था. So let us look towards the problem कि problem क्या कह रही है. So you are given these two arrays, array 1 and array 2 of size n and m respectively. ठीक है, और constraints हैं कि n और m 10 to the power 6 है. तो अब जो हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे, जैसे ये array 1 है और ये array 2 है, ये दो एरेज है मेरे पास. तो एरे 1 से कौन कौन से पॉइंट्स बन रहे हैं मेरे? एरे 1 i 0, तो ये फॉर ऑल i's फ्रॉम 1 to n. सिमिलरली वो सारे पॉइंट्स, समेशन नहीं, मतलब डिनोट करने का तरीका है कि कॉमा वाइज सारे पॉइंट्स बन रहे हैं इनसे. ऐसी मैं बना रहा हूं एरे 2 से. और ये मेरा आई जा रहा है 1 से n तक. ठीक है, तो अब अगर आप इसको ड्रॉ करोगे कार्टेशियन प्लेन पे, सो अब ये देखोगे कि कहते हैं कि ये एरे 1 i 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर होंगे मेरे एलिमेंट्स एरे 1 के, वो वैल्यूज कुछ भी हो, 1 0 2 0 3 0 4 0 और एनीथिंग लाइक दैट ऑफ दैट सॉर्ट. तो वो इसी लाइन पर आएंगे जो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 है, और y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन पे एरे 2 वाले पॉइंट्स आएंगे. तो अब हमें ये बताना है कि इन पॉइंट्स में से मैं कोई भी जो सेम पॉइंट्स हैं, जैसे सपोज करो ये 1 है और ये 3 है, ये भी 1 है और ये 3 है, तो ये मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बताना है जो पॉसिबल. अगर यहाँ पर 5 होता और ये भी 5 होता तो मैं ये वाला ले लेता, राइट. सो इस केस में एरिया जो होता हमारा वो 4 आ रहा था. 1 3 वाले केस में एरिया हमारा 2 आ रहा था, तो मैं 4 रिटर्न कर देता. हमें बताना है, बस हमें ये करना है कि हमें इन दोनों में से कॉमन पॉइंट्स ढूंढने हैं. 2 कॉमन पॉइंट्स ढूंढने हैं जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट हो, और उनकी प्रोडक्ट करके, लाइक एक L था एक R था, सो R माइनस L इंटू 1, क्योंकि ये 1 का ही डिस्टेंस है दोनों के बीच में, सो वो रिटर्न हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस बनेंगी ना, तो इसलिए ये R माइनस एल इंटू 1. तो बस आपको 2 पॉइंट्स निकालने जो दोनों में सेम हो. सो ये तो सिंपल ही है बहुत. लाइक वी यूज टू सॉल्व दिस. अगर आपने वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी जिसमें हम 2 सॉर्टेड एरेज को कंबाइन करते हैं, सो ये उसी तरीके पे बेस्ड है ये प्रॉब्लम. सो नाउ लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू विद कोड. एंड इसका ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा कि एक एरे का कोई भी एक एरे 1 का कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, एरे 1 का कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, राइट. और उसमें क्या करो, फिर उसको सर्च करो कि वो एरे 2 में है या नहीं है. सो दैट वुड बी डन इन ऑर्डर ऑफ n. ये हर पॉइंट के लिए, ये हर एक पॉइंट के लिए कर लो आप, मतलब मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट करो और मिनिमम पॉइंट तक चेक कर लो कि कौन कौन से रिपीटेड है, और फिर उनको बना के एक एरे कंस्ट्रक्ट कर लो या वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लो और उनको सॉर्ट कर लो आप, और उन दोनों में से एक मैक्सिमम एक मिनिमम, ताकि तभी तो वो मेरा एरिया मैक्सिमम होगा. सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि ब्रूट फोर्स बता रहा हूँ मैं. एरे 1 और एरे 2 के लेट से कुछ एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3, लेट्स अज्यूम दिस. सी B1 B2 B3 ऐसे कुछ है. आई विल सर्च फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एरे 1. मैं उसमें देखूंगा कि वो एरे 2 में है या नहीं है. सो लेट्स से A1 मेरा फाउंड हुआ, उसमें है. A2 मेरा फाउंड हुआ, ऐसी A5 और A7 फाउंड हुआ. तो मैं जो मैक्सिमम वैल्यू वाला नोड होगा और जो मिनिमम वैल्यू वाला नोड होगा, दोनों को ले लूंगा, और लेट्स से वो A7 और A1 था, तो A7 माइनस A1 रिटर्न कर दूंगा. इन केस एक ही नोड मिलता है या एक भी नहीं मिलता है कॉमन, तो मैं उस केस में -1 या 0 जो भी मुझे रिटर्न करना होगा आंसर के अकॉर्डिंग, जो भी हमसे पूछा है प्रॉब्लम में 0 रिटर्न करना होगा.
तो वो रिटर्न कर दूंगा. सो लेट अस लुक कि कोड में क्या चल रहा है. सो I'll take this n and m. I'll declare this vector of int of array1 and array2 of n and m respectively, right? मैंने दोनों एरेज ले ली. तो मैं क्या करूंगा कि अब मैं ले लूंगा अपना, अब मैं पहले इन दोनों को सॉर्ट कर दूंगा. अब मैं ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा दोनों एरेज में साथ साथ. एक आई पॉइंटर जे पॉइंटर दोनों एरे के स्टार्टिंग में है, दोनों के साथ में ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा. तो अब लेट अस अज्यूम कि मेरा जो एरे वन ऑफ आई है दोनों पॉइंटर्स की वैल्यू सेम है, मतलब कि मेरा कॉमन आ चुका है एक. तो मैं क्या करूंगा, अपने स्टार्ट को सेट कर दूंगा आई पे, राइट. और एक मैं स्टार्ट ले लेता हूं, उसको -1 रख देते हैं. अब मैं ये तब करूंगा अगर मेरा, हाँ, मैं स्टार्ट को आई सेट कर दूंगा, वो भी सिर्फ उस केस में अगर मेरा स्टार्ट इक्वल टू -1 है. वरना मैं उसको सेट नहीं करूंगा, वरना मैं तो सिर्फ एंड को सेट करूंगा. अगर मेरा एरे वन ऑफ आई और एरे टू ऑफ जे इक्वल नहीं है तो मैं उस केस में क्या करूंगा, लेट्स अज्यूम कि वो एरे वन ऑफ आई इज लेस देन एरे टू ऑफ जे. तो मैं क्या करूंगा कि आई को बढ़ा दूंगा, वरना मैं जे को बढ़ा दूंगा. और एंड में मैं क्या देखूंगा कि अगर मेरा स्टार्ट इज इक्वल टू -1 है या फिर मेरा एंड इक्वल टू -1 है तो मैं उस केस में तो 0 प्रिंट कर दूंगा. एल्स अगर नहीं है तो फिर मैं क्या प्रिंट करूंगा, एंड एरे वन ऑफ ले लो या एरे टू ले लो, क्योंकि हम एरे वन ही लेंगे बिकॉज लाइक मतलब इंडेक्सिंग मैंने आई की वैल्यू स्टोर किया ना स्टार्ट के अंदर और एंड के अंदर, तो मैं एरे वन ही लूंगा. तो एरे वन ऑफ एंड माइनस एरे वन ऑफ स्टार्ट में प्रिंट कर दूंगा. सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू इन दिस प्रॉब्लम. तो अब देखते हैं एग्जाम टेस्ट केसेस रन करके. तो पहले में एन और एम दोनों 3 हैं, साइजेस 1 3 4. okay, why hasn't it printed? Oh, I haven't taken this cn as n and m. Let me run it again. Okay, array 2 m, array 1 and array 2 array I is less than m. Should work. Oh, I missed this. So अगर मेरा एरे वन ऑफ आई और एरे टू ऑफ जे दोनों इक्वल है तो मैं आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस कर दूंगा. सो सी वी गॉट द राइट आंसर 3. अब मैं बताता हूँ कि ये चल कैसे रहा है, और हम थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं टेस्ट केस ताकि और बेटर समझ में आए. सो लेट अस टेक इट 5 5 एंड मैं नेगेटिव वैल्यूज भी कुछ ऐड कर देता हूँ. लेट्स अज्यूम 4 and 6 5 and 3 मैं -1. ओके, 3 4 -1 5 and 6. तो इस केस में मेरा रिटर्न होना चाहिए आंसर 7. सो या, सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि ये एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रही है. वैसे तो काफी बेसिक एल्गोरिथम है लाइक, और ये बेसिकली उस टेक्निक So yeah, so let us take this example to understand कि ये एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रही है. वैसे तो काफी बेसिक एल्गोरिथम है लाइक, और ये बेसिकली उस टेक्निक पे वर्क करती है कि हमें दो सॉर्टेड एरेज को कंबाइन कैसे करते हैं. तो मैं बताता हूँ.
So this is your array 1 and array 2. This is your n. So this is your n and this is your m. तो इनिशियली अब मैं इन दोनों एरेज को सॉर्ट कर रहा हूँ. तो सॉर्ट करने के बाद क्या दिखेगा? -1 -2 3 4 6 ये होगी एरे 1 और -1 2 4 5 6 ये होगी एरे 2. राइट. अब हमारे पॉइंटर्स होंगे i यहाँ पे, j यहाँ पे, दोनों स्टार्ट पे होंगे एरे के. तो अब मैंने क्या देखा कि इनिशियली मेरे दोनों पॉइंटर्स इक्वल हैं. मैं इसी कंडीशन में आ गया. तो अब मैं उस केस में क्या करूंगा? मैं फर्स्ट कंडीशन पे आ गया अपने. मैं कंडीशंस भी मेंशन कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको. तो अब ये i और j दोनों सेम उसको इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं. तो मैं क्या करूंगा? i और j दोनों को बढ़ा दूंगा. और मेरा स्टार्ट जो था वो -1 था इनिशियली, एंड भी -1 था. तो स्टार्ट अब मेरा इस वाले इंडेक्स को पॉइंट करने लगेगा. राइट. अब मैं यहाँ पर आया, -2 और 2 दोनों इक्वल नहीं है और -2 छोटा है. तो मैं यहाँ पर गया. मैंने सिर्फ इस वाले इंडेक्स को बढ़ाया जो छोटा है, ताकि ये हो सकता है कि यहाँ पर 2 होता. अगर मैं इसको बढ़ा देता तो इसके बाद वाला एलिमेंट तो मेरा इससे बड़ा होता जो -2 से बड़ा है, तो वो तो कभी मैच नहीं करता. बट यहाँ पर जैसे मैंने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को बढ़ाया जो -2 था, तो अब अगर मेरा नेक्स्ट एलिमेंट 2 के इक्वल होता तो मैं ये वाला जो पोटेंशियल मेरा मैचिंग का एलिमेंट है जो j पर है वो मिस नहीं हुआ. तो इसलिए मैंने ये सॉर्ट किया था ताकि मेरे को पता है कि आगे वाले एलिमेंट्स तो बड़े ही हैं. तो इसलिए मैं j वाले पॉइंटर को बढ़ा के कोई मेरे को बेनिफिट नहीं होता और मैं पोटेंशियल एलिमेंट्स को मिस कर देता. तो इसलिए मैं सिर्फ ये वाले इंडेक्स को बढ़ाया. यहाँ पर 3 और 2 दोबारा मैच नहीं कर रहा और 2 मेरा छोटा है, तो मैं फिर 4 पे पहुंच जाऊंगा. j मेरा यहाँ पर होगा और i मेरा यहाँ पर होगा. सिमिलरली 3 और 4 भी मैच नहीं करेगा, तो फिर 3 और 4 में 3 छोटा है, तो मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा. अब मेरा 4 और 4 मैच कर गया. तो इस केस में मेरा स्टार्ट 0 था, तो अब मैं एंड को बढ़ाऊंगा. तो एंड के अंदर मैंने वैल्यू क्या डाली है? 0 1 2 3 डाल दी. अब यहाँ से 4 और 4 दोनों, तो अब मैं दोनों को बढ़ा दूंगा क्योंकि i प्लस प्लस j प्लस प्लस की है. तो 6 और 5 दोनों इक्वल नहीं है. तो अब मैं क्या देखूंगा कि 5 छोटा है, तो मैं यहाँ पर पहुंच गया. 6 और 6 दोनों इक्वल है अगेन, और मेरा स्टार्ट जो है वो 0 है, एंड मेरा 3 है. तो स्टार्ट -1 तो है नहीं, तो अब मैं सिर्फ एंड को अपडेट करूंगा. एंड मेरा अपडेट हो जाएगा 4 से. तो 4 - 0 वुड बी रिटर्न. सो ये 4 आ गया. Sorry, 4 is the 4, not 4 minus 0, it's array of 4 minus array of 1. क्योंकि 1 था, ये -2 1 पे था. So sorry, array of 0 पर ही था. तो 6 minus -1 it's 7. तो इसलिए मेरा 7 रिटर्न हो गया. तो ये दोनों प्रॉब्लम तो मतलब इतनी मुश्किल नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें स्पेस तो कुछ यूज हुई नहीं है. सिर्फ टाइम लगा है हमारा ऑर्डर ऑफ n, दैट्स ऑर्डर ऑफ 10 to the power 6, and it was an medium kind of problem. It wasn't very hard, to be very honest. And so like the third problem was quite hard and was very good problem. Like not hard, but it was implementation based. इसमें segment tree का use हुआ है, and like constraints were also very tight. So आप और अप्रोचेस भी यूज कर सकते हो, बट उससे सारे टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे. सो कंस्ट्रेंट्स वर गुड. एंड ये मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन दिस फॉर्म शेयरचैट, क्योंकि मैंने इसके काफी ऑनलाइन असेसमेंट और अपने टाइम पे भी दिए हैं इंटरव्यूज. सो इंटरव्यूज एंड ऑनलाइन असेसमेंट दिए हैं. सो आई नो वेरी वेल लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जनरली आर आस्क्ड इन दिस काइंड ऑफ कंपनी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. So now let us move towards the question third. So अब ये क्वेश्चन थर्ड जो था वो मैंने देखा था पोस्टमैन की इंटर्नशिप के ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में भी पूछा गया. सो क्वेश्चंस टेंड टू रिपीट इन ऑनलाइन असेसमेंट राउंड. तो कभी ऐसा मत करना कि लाइक यू गिव अ ऑनलाइन असेसमेंट, वो क्लियर नहीं हुआ तो उसके क्वेश्चंस छोड़ दिए. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग थ्रू द क्वेश्चंस.
So उस क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने फ्रेंड से पूछो या someone who is good at coding, or you could join my Telegram group also. Like we also have a very healthy discussion over there regarding DSA problems. तो हम वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स में, एंड आई पर्सनली लव टू सॉल्व DSA प्रॉब्लम्स, सो आई हेल्प यू आउट देयर. बट नेवर मिस अ क्वेश्चन लाइक जो तुमसे कॉन्टेस्ट में नहीं हुआ, वरना तुम अब सॉल्व नहीं करोगे तो आगे सीखोगे कैसे. सो लेट्स नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम. सो let's move towards this question. So इसमें क्या है, you want to buy a laptop. Each laptop has two parameters, rating and price. Your task is to buy a laptop with the highest rating within a given price range, and you are given with two tasks. Each query consists of price range required, and you have to print the highest rated laptop that can be bought within that price range. Okay, and you could stop the video and you could like read it on your own speed. मेरी speed के साथ अगर catch up नहीं कर पा रहे, and like this is easy to understand problem. तो अब इसमें क्या दे रखा है कि हमें एक तो number of inputs n दे रखे हैं, right, and हमें prices and ranges of the laptop दे रखी है P and R. एंड हमें क्या करना है कि वी आर गिवन दीज क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज. और यहाँ पर आप ये देखो कि क्वेरीज देखते ही दिमाग में आ जाता है क्या कि हमें सेगमेंट ट्री या बाइनरी इंडेक्स ट्री या ऐसा कुछ यूज करना हो सकता है. लाइक पोटेंशियली उनकी चांसेस बढ़ जाती है. सो अब हमें क्या करना है कि कहते हैं कि हमें प्रिंट करनी है हाईएस्ट रेंज दैट कैन बी हाईएस्ट रेटिंग दैट कैन बी बॉट विद इन दैट रेंज. और अगर आप कोई भी लैपटॉप परचेज नहीं कर सकते उस रेंज में, सो यू हैव टू प्रिंट -1. सो लेट मी टेक दिस एग्जांपल. Sorry for this slightly tilted handwriting. I wasn't expecting that. So yeah, these are your queries. This is your P&R. तो अब इस 1000 से 1400 के बीच में जो भी प्राइस रेंजेस हैं, 1000 से 1400 में आप ये वाला लैपटॉप ले सकते हो. इसमें हाईएस्ट रेटिंग 400 है, तो आपको 400 आउटपुट देना है. ठीक है, 400 है. एंड अब 1700 से 1900 के बीच में लाइक सिर्फ एक ही रेंज है, तो इसमें 500 रिटर्न करना है. और 0 से 2000 के बीच में हमारी ये सारी रेंजेस आ जाएंगी, तो 300, 400, 200, 500, इस केस में 600 रिटर्न करना है. और इन केस अगर 3000 से 3000 कोई रेंज होती तो उस केस में हम -1 रिटर्न कर देते, क्योंकि ये लैपटॉप है ही नहीं हमारे पास, ये रेंज एग्जिस्ट ही नहीं करती है शॉप के अंदर. ठीक है, तो ये करना है. सो बेसिकली आप इस प्रॉब्लम में क्या कर सकते हो, लाइक व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक n जो कि मेरी रेंजेस P and R है वो ले लिया है, फिर एक वेक्टर. मैं इस प्रॉब्लम को लाइक लाइव कोड नहीं करूंगा बिकॉज इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. इट रिक्वायर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेगमेंट ट्री, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करूंगा, सो वीडियो वुड टेक लाइक हाफ एन आवर इजीली. सो इसलिए मैं इसको सिर्फ लाइक आई हैव ऑलरेडी कोडेड दिस प्रॉब्लम आउट, सो मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने कोड में क्या किया, एंड यू वुड बी एबल टू फॉलो इट लाइक अगर आपको सेगमेंट ट्री के बारे में पता है. सो मैंने यहाँ वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाया और वेक्टर ऑफ 2 बनाया, मतलब n क्रॉस 2 की मेरी मैट्रिक्स बन गई है, जिसके अंदर मैं 2 वैल्यूज रखता हूँ, v0, vi0 एंड vi1. और यहाँ पे मैंने क्वेरीज ली हैं और मैंने वेक्टर ऑफ क्वेरीज बनाया है, और मैं क्वेरीज इनपुट ले रहा हूँ. सिंपली बस ये किया है, ये तो मेरा इनपुट ही हो गया. उसके बाद मैंने ये किया है कि मैंने सॉल्व की है पर्टिकुलर क्वेरी और मैंने प्रिंट कर दिया है, और मैंने बिल्ड वाली जो कमांड थी वो हटा दी है, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे. I don't know why it's removed. 0 n -1 entry node 0 v tree. Okay, yeah, so it's working as expected. So अब build tree का फंक्शन देखते हैं क्या किया मैंने. So build tree तो नॉर्मली है, like if
स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, तो मैं उस केस में रिटर्न कर दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने ट्री के अंदर स्टोर कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर का मिनिमम स्टोर करने के लिए मैंने सेगमेंट ट्री बनाया है। सो वही है कि लेफ्ट सेगमेंट ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया, राइट सेगमेंट ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया, उन दोनों का मैक्सिमम निकाल ली, और मैं ये रेटिंग के लिए कर रहा हूँ सिर्फ, राइट। मैं वी मतलब मैं सेगमेंट ट्री के अंदर सिर्फ रेटिंग स्टोर कर रहा हूँ, और एक पर्टिकुलर रेंज के लिए जो इंडेक्सेस रिक्वायर्ड है वो मैं बताऊंगा कि वो कैसे मैंने निकाली है। तो मैं बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, सो लाइक ये आपके पास ये पी एंड आर है, राइट। तो 0 1 2 3 4 मैक्सिमम सेगमेंट ट्री का मतलब क्या है कि वो एक रेंज का, जैसे एल और आर की रेंज है मेरे पास एरे के अंदर, तो उसके अंदर की मैक्सिमम रेटिंग रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि मैक्सिमम रेटिंग ठीक है रेंज के अंदर रिटर्न कर देगा एक इंडेक्स के अंदर, जैसे 0 to 2, बट हमें इंडेक्स में थोड़ी ना चाहिए, हमें 0 to 2 में थोड़ी ना चाहिए, हमें तो ये वैल्यूज के अंदर के बीच की वैल्यूज के अंदर के लिए चाहिए, 1000 से 1400 के बीच की वैल्यूज के बीच में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस 1000 को और इस 1400 को उसके नियरेस्ट इंडेक्स तक रिजॉल्व करूंगा। जैसे 1000 के लिए उसका नियरेस्ट इंडेक्स क्या है, 0। 1400 के लिए उससे छोटा इंडेक्स क्या है, 1400 से कम वैल्यू का इंडेक्स कौन सा है, वो 2 है। सो 0 से 2 का जो बीच का नोड का आंसर होगा मेरे सेगमेंट ट्री में, जो मैक्सिमम स्टोर्ड होगा, वही तो मेरी रेटिंग होगी जो मेरे को रिटर्न करनी होगी आउटपुट में। तो अगर मेरे पास एक रेंज एल और आर है, ठीक है, अगर मेरे पास एक रेंज एल और आर है, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा उस रेंज के लिए, मैं एल से बड़ा या एल के इक्वल वाली वैल्यू ढूंढूंगा उस एरे के अंदर, ठीक है, और आर से छोटी या उसके इक्वल वाली वैल्यू ढूंढूंगा एरे के अंदर, ठीक है। ये वैल्यू ढूंढूंगा और वो इंडेक्सेस, ये लेट से ये इंडेक्स 1 आ गई, ये इंडेक्स 2 आ गई, ये इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 में पास कर दूंगा अपने क्वेरी वाले फंक्शन में सेगमेंट ट्री के। तो ये प्रॉब्लम हमारी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ट्री बिल्ड कर लिया है, अगर आपको सेगमेंट ट्री पे भी वीडियो चाहिए, सो यू कुड कमेंट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस पर वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, because I love teaching this segment tree, so I'll make a video out on it, but like you have to comment out on it, like अगर एक भी कमेंट आता है I'll make a video on it. So like अगर आपने जैसे बिल्ड कर लिया ट्री को, उसके बाद like you are taking these queries, और फिर मैंने एक सॉल्व फंक्शन बनाया जो मेरी रिटर्न कर रहा है एक वेक्टर, वेक्टर के अंदर मेरे आंसर्स होंगे, और उस वेक्टर को मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं सॉल्व फंक्शन देखते हैं। सॉल्व के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया है। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरे सॉर्टेड ना होते प्राइसेस के हिसाब से, तो मैंने सॉर्ट कर दिया है। सॉर्ट फंक्शन में ये होता है कि जैसे यहाँ पर आपके वेक्टर ऑफ वेक्टर है, सो वेक्टर के अंदर की फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 2-3 वैल्यूज अगर होंगी तो फर्स्ट वैल्यूज के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। इन बिल्ड ऐसा ही होता है। उसके बाद मैंने बिल्ड कर लिया अपने ट्री को, ओके, इट वॉज बिल्ड देयर, सो इसलिए यहाँ पर बिल्ड हो गया है वो ट्री, और यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ले लिया v2। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने l से बड़ा, मैंने जैसे कि अभी बताया कि l से बड़ा इंडेक्स फाइंड किया और r से छोटा इंडेक्स फाइंड किया। m मेरा उससे छोटा इंडेक्स है। क्वेरी ऑफ i1 क्या है, जो भी मेरी मतलब 1400 से 1600 थी, तो 1600 वैल्यू से छोटी वैल्यू की इंडेक्स क्या है मेरी एरे के अंदर। अगर l और m दोनों में से कोई भी -1 आ रहा है, तो उस केस में मेरा आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो रेंज ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो आंसर कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। तो उस केस में मैंने -1 पुश कर दिया है। अगर नहीं करता तो मैं क्या करूंगा, क्वेरी करूंगा अपने ट्री को। इन केस मेरा आंसर रेंज मिनिमम आता है तो मैं फिर से -1 पुश कर दूंगा, वरना मेरा जो भी क्वेरी का आंसर आता है मैं वो पुश कर दूंगा। तो अब पहले ये देखते हैं कि लोअर और अपर मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ। देखो, अगर इसको कन्वेंशनल वे से करेंगे तो ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम ले लेगा, और क्यू क्वेरीज है तो ऑर्डर ऑफ क्यू एन हो जाएगी, तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा सेगमेंट ट्री यूज करने का। क्वेरीज आपकी 10 to the power 6 है, और n भी 10 to the power 6 से 10 to the power 12 पहुंच गया, ये ऑपरेशंस अलाउड ही नहीं होंगे, टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। सो हमें करना पड़ेगा इसे लॉग एन में। तो लॉग एन में मैंने क्या देखा है कि मेरा वेक्टर सॉर्टेड है। अब मेरे को ये क्या करना है कि इस वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू की इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वही जो सिंपली हम बाइनरी सर्च से करते हैं कि इनिशियल ले लिया, फाइनल ले लिया, एरे का साइज,
और फिर मैंने सर्च करा कि मिड 0 अगर मेरा लेस देन इक्वल टू एल है तो मैंने आंसर को मिड स्टोर कर लिया है, और अदर केस में मैंने उसको रिटर्न कर दिया है एंड में आंसर को। आंसर मेरा -1 था, अगर नहीं मिलता तो मैं -1 रिटर्न कर देता हूँ। सिमिलरली मैंने अपर के लिए यही किया है, बाइनरी सर्च से कर दिया है। एंड इफ यू आर फेसिंग सम डाउट कि ये कैसे किया है, सो यू कुड ज्वाइन अगेन माई टेलीग्राम ग्रुप, मैं वहाँ पर बता दूंगा। तो फाइंड लोअर एंड अपर हो गया, उसके बाद मैंने क्वेरी कर लिया है सेगमेंट ट्री में, ठीक है। सो क्वेरी का भी बहुत सिंपल फंक्शन होता है कि अगर पार्शियल ओवरलैप होता है तो फिर मैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड चले जाता हूँ सेगमेंट ट्री में। अगर कंप्लीट ओवरलैप होता है तो मैं उस नोड से रिटर्न कर देता हूँ, और अगर ओवरलैप नहीं होता जो कि ये वाला केस है, तो उस केस में मैं इंट मिनिमम रिटर्न कर देता हूँ। तो यही थी इस प्रॉब्लम में, मतलब इट वॉज लाइक काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। सोचना थोड़ा था बट वॉजंट वेरी मच टू बी थिंक्ड अपॉन। और मैं वैसे बता देता हूँ इसका ब्रूट फोर्स वे क्या होता है। ब्रूट फोर्स वे वॉज समथिंग लाइक दैट कि ब्रूट फोर्स वे कुछ ऐसा ही होता है कि आप क्यू क्वेरीज ले रहे हो, और क्यू क्वेरीज के लिए बार बार ऑर्डर ऑफ एन क्यू लग जाता आपका, कि आप उस रेंज में ट्रैवर्स करते 1400 से लेट से 1600 और मैक्सिमम स्टोर करते हुए चलते, ऑर्डर ऑफ क्यू एन हो जाता। अगर आप एक मैप ले लेते, आप ये सोचते कि मैं मैप के हिसाब से कर लेता हूँ, मैप के अंदर रख लेता हूँ वैल्यूज, बट मैप के अंदर ये मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाता। क्यों? क्योंकि ये रेंजेस आपकी 10⁹ है, मैप के अंदर नहीं चलता है। सो मैप से भी नहीं होता है। सो बहुत ही कम ऑप्शंस बचते, लाइक वन वाज यूजिंग सेगमेंट ट्री, और लाइक बाइनरी इंडेक्स ट्री ऑन फाइंडिंग दिस मैक्सिमम वोंट बी मेकिंग दैट मच सेंस। सो इसलिए फिर ये सेगमेंट ट्री की ही प्रॉब्लम थी। So yeah, that was it in this video. And if you like my video, then please subscribe to my channel, and it will give me huge motivation to build such kind of content. So bye, see you again in next video.